नमस्कार, स्वागत है आप सबका आनसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से क्लास 12th के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 6। तो आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया एप्लीकेशंस में क्या क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लिया, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लिया। मैंने आपको बताए थे डिफरेंशिएशन का यूज़ हमारी लाइफ में बहुत जगह होता है। तो हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 6 केसेस में देखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कहाँ कहाँ यूज एप्लीकेशंस है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजर में। आज का मेरा टॉपिक यही है। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, एरर अप्रोक्सीमेशन, एरर वगैरह। आप फिजिक्स वगैरह में कई क्वेश्चन करते होगे, कई कंपटीशन में आते हैं कि एरर परसेंटेज एरर बताइए, ये सब एरर अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो उसका। और लास्ट मीन वैल्यू थ्योरम। तो इन कई जगह हम एप्लीकेशन करते हैं, यूज एप्लीकेशन लगाते हैं डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन लगाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज के चेंज, वो भी रेट। आपको पता होगा, बचपन से आप सुनते आ रहे होगे, रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी टी, या ये छोड़ दीजिए डी बाई डी टी, तो चलिए आपने 11th-12th में पढ़ लिया। टाइम के रिस्पेक्ट में आपने देखा होगा, जब भी कभी रेट की बात आती है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात होती है कुछ भी। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें रेट होता है ना, टाइम ही तो आता है। अगर आपको याद हो तो PRT अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जो भी चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में होती है वहाँ रेट आ जाता है जनरली। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ चेंज का मतलब है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कई बार आपसे बोल देता है रेट ऑफ चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे कह देगा रेडियस के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ है, किसी जगह पे आ जाएगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, किसी जगह पे आ जाएगा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, किसी जगह आ जाएगा मान लो एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में, किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब इन सब की बात होगी तो हम टॉपिक पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का जब बदलाव हो रहा हो किसी दूसरे की वजह से, यानी उसके वो किस पैरामीटर पे डिपेंड है उसकी वजह से, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ते हैं। एक एग्जांपल भी देख सकते हैं जनरली। आप जरा सोचिएगा, दिमाग लगा के थोड़ा सा। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस लगातार बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर बाद 6 सेंटीमीटर हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 8, फिर 9, फिर 10। यानी उसकी जो रेडियस है किसी स्पीड से बढ़ रही होगी, जिसको आप कह सकते हो किसी रेट से। सर क्यों बोल सकते हैं रेट? क्योंकि आप सबको पता होगा स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में तो रेट हो गया। बस ये दिमाग लगाना है। तो जब भी कभी आपसे किसी चीज़ का रेट बोला जाए, या मैंने कहा रेडियस किसी रेट से बढ़ रही है, अब आप मुझे बताओ सर्किल का क्या क्या चीज़ इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। अगर आप छोटे एक सर्किल 5 सेंटीमीटर से 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर होता जा रहा है उसका रेडियस, तो उसका सरकमफेरेंस बढ़ेगा किसी ना किसी रेट से, उसका एरिया बढ़ेगा बेटा किसी ना किसी रेट से। मतलब समझ रहे हो क्या? यानी जो जो चीज़ें रेडियस पर डिपेंड होती हैं सर्किल की, वो सब बढ़ेंगी। यही तो मेरा मतलब था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्यों? एरिया नहीं पता? एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस पर डिपेंड, सरकमफेरेंस 2 बाई आर, रेडियस पे डिपेंड। यानी जो जो चीज़ें रेडियस पे डिपेंड होंगी, रेडियस के चेंज होने से, रेडियस के चेंज होने से, चेंज पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में घट भी तो सकता है सर्किल का रेडियस। हाँ, तो एरिया घटेगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सरकमफेरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस होता है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से अगर रेडियस में कुछ भी बदलाव होता है तो सर्किल में भी, सर्किल के सरकमफेरेंस और एरिया में भी बदलाव होता है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें। जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा एक कमरा है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट मैंने दे दी, LBH है। अगर मैं कहूँ आपसे, बहुत छोटा सा पॉइंट सोचना, अगर मैंने कहा उस कमरे की लंबाई, बस केवल लंबाई मैं इंक्रीज कर रहा हूँ एक रेट से, मैंने कहा धीरे धीरे उसकी लंबाई कमरे की बढ़ती जा रही, खाली लंबाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट शुड रिमेन सेम, इन दोनों को सेम रखा गया बेटा। देन व्हाट कैन यू से अबाउट वॉल्यूम? क्या उसका वॉल्यूम सेम रहेगा या वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा होगा? अगर वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंड होता है बेटा तो पक्का बदलाव होगा। लेंथ बढ़े या घटे, जैसा होगा वैसा ही बिहेवियर होगा। हाँ सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। तो अगर लेंथ बढ़ी घटी कुछ भी, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा या घटेगा। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो इसका मतलब अगर आप कमरे का लेंथ बढ़ाएं तो कमरे का वॉल्यूम भी तो बढ़ता है बेटा। तो
ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बता दूँ, कुछ पॉइंट्स, छोटे छोटे ऐसी चीज़। अगर मेरे को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी आर। किसी वर्ड प्रॉब्लम में बोलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी टी कर देंगे। और इनके हिसाब से यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, यूनिट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर डीवी बाई डी टी है तो इसकी यूनिट रहने वाली है सेंटीमीटर से क्यूब पर सेकेंड। बहुत ध्यान से देखना, यूनिट वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब, जनरली मीटर क्यूब भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, टाइम मतलब सेकेंड। अच्छा, ऐसा अगर आ जाए तो मान लो वॉल्यूम को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को आ जाए तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखिएगा जरा। रेडियस की सेंटीमीटर होती है, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब है। सपोज दैट पहली चीज, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब काट मत देना, कुछ नहीं, हम पढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो यानी कि यूनिट ऐसी की ऐसी रहेंगी। ये कोई नॉर्मल मैथमेटिक्स या बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री या कुछ नहीं पढ़ रहे हैं कि सेंटीमीटर क्यूब से 1 सेंटीमीटर काट के आप डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हो फिजिक्स का, क्लास 11 वाला। कुछ नहीं, वो MLT वाला चैप्टर नहीं है ये, याद है ना, कि ऐसे बैलेंस करके यूनिट और वो बना लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, dV बाई dr। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है क्वेश्चन के आंसर में, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और पता चलेगा कैसे एप्लीकेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में डिफरेंशिएशन का। ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस वेयर r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जैसे आपको याद होगा मैक्सिमा मिनिमा और इन सब में मैंने आपको बोला था मेंसुरेशन के फॉर्मूले 9 10th के जरूर याद कर लेना। 10th क्लास के वीडियो लेक्चर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आप फॉर्मूले देख सकते हो, मैंने अच्छे से याद करवा दिए हैं, तो ध्यान से देखिएगा फिर से। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब पॉइंट r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर सर दे रखा है, रख दीजिए। नहीं, उसने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए विद रिस्पेक्ट टू r जब रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाए तब। तो पहले रेट तो निकाल लें तभी ना वैल्यू रखेंगे। वैल्यू तो अंत में रखते हैं, स्टार्टिंग में कहाँ रख देते हैं? स्टार्टिंग में रख दोगे तो डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा कांस्टेंट का। तो मेरे हिसाब से हो गया पाई 2r, आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू r, 2r होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंशिएशन का। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक बहुत यूज होने वाला है। डिफरेंशिएशन में मैंने एक टॉपिक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ाया बेटा, उसका बहुत यूज होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से उसको लगाना। पैरामेट्रिक मतलब समझ गए, दूसरे वेरिएबल पे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर r में दे रखा है और डिफरेंशिएट भी r में पूछा है, कर दिया मैंने। डेटा रखेंगे, हिंट मिल रहा है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर डी ए बाई डी आर। पॉइंट नंबर 2, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। रख भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22/7 अदरवाइज 8 पाई, बोली नहीं है कुछ भी तो ऐसे ही रख दिया 8 पाई। यानी एरिया चेंज होगा किस रेट से विद रिस्पेक्ट टू आर, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बेटा, करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फिर क्वेश्चन में साफ तौर पे बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली बात है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज ही होता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर। एज 12 सेंटीमीटर अगर है तो बताइए उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा। अब लगाएंगे दिमाग, डेटा नोट करेंगे। सबसे पहला काम, डेटा में 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक छोटी सी मिस्टेक, ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, वॉल्यूम है ना dv/dt। हाँ वो क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी। चलिए dv/dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से पता चल गया dv/dt दे रखा है। तो यहां से हम वॉल्यूम की बात करेंगे। फाइंड क्या करना है, ds/dt। एच क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। मैंने एज एक्स मान ली। चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूब के वॉल्यूम का मैंने आपको पहले बोल दिया बेटा, फॉर्मूले याद करके आओ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से अच्छे से। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है और यहां पर है एक्स, पैरामेट्रिक। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। dx/dt आ गया 8/3x²। dx/dt आ गया 8/3x²। सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया 6x²। बहुत ध्यान से करना बेटा। x12 dx/dt x², 12 × 12। यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। ds/dt सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेकेंड में था टाइम तो वही लिख दिया। तो आंसर है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है, सोचना है और आंसर करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन में लिखा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने देखा होगा एक शांत झील है, उसमें अगर मैं एक पत्थर फेंकूं या ड्रॉप कर दूं तो आपने देखा होगा ना सर्कुलर वेव्स बनती चली जाती हैं। ऐसे सर्किल बनता है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है झील।
फिर आप स्टोन ड्रॉप करो, फिर दोबारा वही प्रोसेस, छोटा सर्किल बन के फिर ऐसे बड़ा होते 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 वेव्स खत्म हो जाती हैं धीरे से एकदम बिल्कुल। तो जब आप शुरुआत करते हैं तो रेडियस 0 होती है और फिर वो सर्किल धीरे धीरे बढ़ता है और लुप्त होता चला जाता है। यही कहानी है यहाँ। डेटा नोट करते हैं। वो जो रेडियस है उसकी स्पीड दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड में रेडियस बोला है 8 सेंटीमीटर, हम रुकेंगे 8 सेंटीमीटर पे, रुकेगा नहीं सर्किल, हमें रुकना है। एरिया किस स्पीड से इंक्रीज करेगा ये फाइंड करना है। एरिया फॉर्मूला लगा दें, सर्किल का एरिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत ध्यान से करना बेटा। एट्टी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये मेरा एरिया आ जाएगा। एरिया क्या? एरिया का रेट आ जाएगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इंक्रीजिंग 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ध्यान से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिखा है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, डिक्रीजिंग है वो बेटा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ इंक्रीजिंग 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन लेंथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। आपको एरिया का रेट पता करना है और पेरीमीटर का रेट पता करना है। ऑब्वियस सी बात है, एरिया और पेरीमीटर किसी भी क्यूबॉइड रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ पे डिपेंड होते हैं, सीधी बात। इसीलिए उसने पूछ लिया। अगर लेंथ और विड्थ में आप बदलाव करोगे तो एरिया और पेरीमीटर में भी बेटा बदलाव होगा। अब किस रेट से बदलाव होगा ये आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे फटाफट बता दो मैंने dl/dt में -5 क्यों लगाया है? माइनस का मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब माइनस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विड्थ का रेट दे रखा है, एक में इंक्रीजिंग है एक में डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग वाले में पॉजिटिव। लेंथ दिया 8 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखा है 6 सेंटीमीटर और आपसे बोला है एरिया और पेरीमीटर पे चेंज। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, LB लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
यहां पर हम लोगों ने W ले रखा है विड्थ को। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट रूल लगाया बेटा, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, ध्यान से। जो एरिया होगा वो इंक्रीज करेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। लेंथ मुझे दे रखी है 8, विड्थ दे रखी है 4, 8 4 32, विड्थ दे रखी है 6 और चेंज इन लेंथ दे रखा है -5, 6 5 30, तो 32 - 32 इंक्रीज करेगा। याद रखना बेटा, पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीज पहली चीज। सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। टू एल प्लस डब्ल्यू, 2 लेंथ प्लस विड्थ, याद है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। डेटा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस का मतलब है डिक्रीजिंग। मैं क्या करूंगा, ये मैं माइनस आ रहा है, माइनस हटा दूंगा और ब्रैकेट में लिख दूंगा डिक्रीजिंग। पेरीमीटर डिक्रीज करेगा बेटा, एरिया इंक्रीज करेगा तो पेरीमीटर डिक्रीज करेगा, देख लो। तो ऐसा भी कोई हमारे दिमाग में नहीं है कि इंक्रीज पर इंक्रीज ही होता है, मतलब डेटा देखना है, उसके हिसाब से रखना है और फिर याद रखना है कि हाँ लेंथ रेट से घट रही थी और विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही थी किसी रेट से, तो उसका एरिया जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से इंक्रीज करेगा, लेकिन पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज करेगा। ये याद रहे, वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती है, वो बताता है इंक्रीज या डिक्रीज इस टॉपिक के अंदर। तो ये बात का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें बेटा सब लोग। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, एक बैलून जो फुलाने पे हमेशा स्फेरिकल ही रहेगा, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ गैस।
एक गैस की स्पीड देती है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से उसमें गैस भरी जा रही है, इन्फ्लेट। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगर हम फुलाते फुलाते बैलून की रेडियस 15 सेंटीमीटर कर दे बेटा, तो किस रेट से उसकी रेडियस इंक्रीज करेगी? इसने पहले बता दिया इंक्रीज करेगी, यानी हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। याद रखना, हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि पहले ही बोल दिया इंक्रीजिंग, पहले बता दिया बेटा। देखें, अरे गुब्बारा था स्टार्टिंग में, बैलून खाली तो था, उसमें गैस भरना शुरू करी, स्फेरिकल हो गया। अब स्फेयर के बारे में डिटेल बताओ, इंफॉर्मेशन नोट कर ले रहे हैं। ये डीवी बाई डी टी है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से हिंट मिल गया। 15 सेंटीमीटर रेडियस है बेटा, एंड में रखेंगे। डी आर बाई डी टी हमको फाइंड करना है, तो अब मैं वॉल्यूम से शुरू करूंगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जल्दी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। ध्यान रखना बेटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। r³ का डिफरेंशिएशन 3r² होता है, पता है ना? 3 से 3 कट गया, लिखा नहीं हूं मैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, ध्यान से। डेटा 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड बेटा, बहुत ही सिंपल था। 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। एक बैलून, उसको इन्फ्लेट करना था, उसके अंदर गैस की स्पीड थी, गैस की स्पीड 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि डीवी बाई डी टी। रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाए तो बताओ किस रेट से रेडियस इंक्रीज करेगी? पॉजिटिव आ रहा है सर, पॉजिटिव, है ना बढ़िया? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन लिखा मैंने ढूंढ के, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा।
A ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. A ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. यानी कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, ऐसे दीवार से लगी हुई है. बहुत सिंपल है. ये दीवार हो गई, ये ग्राउंड हो गया. ग्राउंड से कुछ दूरी होगी, ऑब्वियस सी बात है, लीनिंग है. The bottom of the ladder is pulled out away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. यानी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव. हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. ये इंपॉर्टेंट है बेटा. फाइंड करना है. मुझे लगता है थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी कहानी. यानी मैं नया डायग्राम बना रहा हूं. सीढ़ी लैडर को आप पुल्ड करोगे तो उसकी हाइट पर, यानी कि लैडर की जो लंबाई है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 5 मीटर रहेगी. दीवार से लैडर का जो फुट है वो 4 मीटर की दूरी पर हो गया है. पाइथागोरस लगाकर 3 मीटर. ये एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई एंड में रखने के लिए. पाइथागोरस से लगा लिया. अब बात ये फंसी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, उस पर काम करते हैं. पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 बेटा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल. जो रेड वाला ट्रायंगल है उसकी बात कर रहे हैं. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको शायद गड़बड़ दिख रही है, मैंने इसको 0.02 मीटर पर सेकंड कर लिया. क्यों? पूरा डेटा मीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्या कर रहा है बेटा, पूरा डेटा मीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्या कर रहा है, तो 0.02 मीटर पर सेकंड कर लो. वैल्यू रखते हैं. फाइंड करना है. -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्वेश्चन ने आपको पहले बता दिया बेटा डिक्रीजिंग होगा. हमारा आया भी है माइनस में, माइनस हटा देंगे. मर्जी है डिक्रीजिंग लिखना या नहीं लिखना. क्यों सर? क्योंकि जब क्वेश्चन पहले ही बता दिया कि डिक्रीज होगा तो मेरा आया भी है माइनस, मैं माइनस हटा भी दूंगा. अपने आप समझ लेगा कि डिक्रीजिंग पूछा है तो डिक्रीजिंग ही बता रहा होगा. याद रखना एंड में डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव हटा देना, पहले बता दे रहा हूँ. 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड मैंने मीटर से वापस सेंटीमीटर पर सेकंड कर लिया. क्यों? क्योंकि बहुत कम डेटा आ रहा था. 0.08 मीटर इससे बढ़िया है, साउंड्स नॉट गुड. उससे बढ़िया 8 सेंटीमीटर पर सेकंड. आप 0.08 मीटर पर सेकंड बोलोगे, उससे बेटर है यार 8 सेंटीमीटर पर सेकंड. कुछ सुनने में अच्छा भी लग रहा है. चलिए ध्यान से अगला क्वेश्चन.
चलिए ध्यान से देखिए, अ पार्टिकल मूव्स अराउंड द कर्व, एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसी कर्व के अलाउंग, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8, ये कर्व की इक्वेशन दे रही है, इसके अलाउंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है। मूव करने का मतलब समझ गए ना, मोशन, मोशन मतलब स्पीड, रेट। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पर पॉइंट फाइंड करिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट चेंज, y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट की स्पीड से 8 टाइम्स ज़्यादा है बेटा, 8 टाइम्स है, ध्यान रखना। लिख ले डेटा, सबसे पहला काम तो डेटा ही लिखना होता है बेटा। जब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया होता तो हम हमेशा dy/dt ले लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। पुट द वैल्यू ऑफ dy/dt, 8 dx/dt। dx/dt इसलिए कट कर रहा हूं इक्वल के इधर उधर, क्योंकि जीरो नहीं हो सकता। x की वैल्यू 4 इसमें रखेंगे, y निकाल लेंगे। x की वैल्यू -4 पे -31/3, -31/3। कोऑर्डिनेट्स पूछा था, पॉइंट्स। बहुत ध्यान से, ये मेरे पॉइंट्स आए बेटा, ध्यान से। बहुत ही सिंपल है, आराम से प्रॉब्लम्स करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, और वो जो सैंड पोर हो रही है, पोर मतलब होता है गिरना, और वो जो सैंड जमीन पे गिर रही है वो ग्राउंड पे एक कोन बना रही है।
ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, और हाइट ऑफ कोन जो है वो रेडियस का 1/6 है, यानी रेडियस ज़्यादा फैलेगी, चौड़ाई ऐसे फैलेगी और ऊंचाई कम रहेगी, यानी हाइट जो होगी वो रेडियस का 1/6 होगी। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कौन बना रही है एक मिट्टी? डेटा R/6 है हाइट, यानी रेडियस इज 6h। ध्यान रखिएगा, हाइट इज 4 सेंटीमीटर बेटा, बाद में रखेंगे। स्टार्ट करें, dh/dt निकालना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, सारे डेटा h में कन्वर्ट कर लेते हैं, h में, एक वेरिएबल में होना चाहिए। चलिए dv/dt टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बेटा, ध्यान से। फोर सेंटीमीटर, वन बाय 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, dh/dt। पॉजिटिव आ रहा है यानी इंक्रीजिंग। क्वेश्चन ने बोला था किस रेट से हाइट इंक्रीज होगी, वो बता दीजिए। देख लीजिए आपके सामने, बहुत ही सिंपल था बेटा, है ना मजेदार, बढ़िया क्वेश्चन था ना, ध्यान से करिए। चलिए चलिए थोड़ा काम करते हैं मार्जिनल वैल्यू पे। टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है सी एक्स
0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये कॉस्ट फंक्शन दे रखा है किसी प्रोडक्शन का और बोला है x यूनिट्स हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट बताइए 17 यूनिट पर। अगर 17 यूनिट प्रोड्यूस की जाए तो मार्जिनल कॉस्ट क्या निकल के आएगी? अच्छा, मार्जिनल वैल्यू क्या होती है? बहुत सिंपल होता है, किसी भी चीज़ की मार्जिनल वैल्यू निकालनी हो, मार्जिनल रेवेन्यू हो सकता है, मार्जिनल कॉस्ट हो सकता है, तो मार्जिनल वैल्यू निकालनी हो किसी भी चीज़ की तो आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए उसी के वेरिएबल से। अगर x वेरिएबल है तो x में कर दीजिए, y वेरिएबल है तो y में कर दीजिए, सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए वेरिएबल की मतलब, और आपका मार्जिनल वैल्यू निकल जाएगा। किसी का भी मार्जिनल वैल्यू पूछा जाए, मार्जिनल कॉस्ट पूछ ली जाए, मार्जिनल रेवेन्यू पूछ लिया जाए, ये बात याद रखना। चलिए देख लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पुट x इक्वल टू कितना 17, बेटा कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी हो सकता है मेरा कैलकुलेशन, मेरी बहुत पुअर है बेटा, बहुत बेकार है, तो उससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से जोड़ घटा लेना, देख लेना क्या आ रहा है। चलिए मार्जिनल कॉस्ट निकाला हम लोगों ने, मार्जिनल कॉस्ट 20.967 रुपीज़। चलिए कभी भी आपसे मार्जिनल पूछा जाएगा तो आपको पता है क्या करना है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए जिस वेरिएबल में दिया हो उसी के रिस्पेक्ट में, टाइम वाइम कुछ किसी के नहीं, उसी के। उसके बाद उस प्रोडक्शन की या जिस भी चीज़ की वैल्यू दी है x यूनिट समथिंग कुछ भी हो, उसको वैल्यू रख लेना और एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। मार्जिनल एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।